अच्छा, अभी तक मैंने जो भी पढ़ा है आप लोगों को समझ में आया है ना सारा? अगर जल्दबाजी, वैसे तो कोई जल्दबाजी कर नहीं रहा, आज अपनी एक ही कल्पना पूरी होने पाएगी। अभी भी आधा घंटा हो गया और अपनी ये पूरी नहीं हुई। पर मैं धीरे इसलिए ही कर रहा हूँ कि आपको समझ में आनी चाहिए चीज। अब मंडे से जहां तक है मैं सेकंड पार्ट एक साथ इसके साथ ही स्टार्ट कर दूंगा मॉर्निंग की क्लास में। ठीक है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है और वो थोड़ा इजी भी रहेगा, इसलिए मैं उसको जल्दी जल्दी निकालना चाह रहा हूँ। बट मैं सोचता तो जल्दी निकालने का हूँ, बट नहीं होता, समझाने में टाइम लगता है चीजों को। तो वो आप देख लेना। अब आता है कुटज घन, कुटज घन या कुटज रस क्रिया। इसमें क्या है, कुटज की छाल एक पल को यवकूट करके 8 गुने जल में क्वाथ करे, फिर उसके बाद वो क्वाथ बन जाए तो उसको छान ले, फिर समान मात्रा में डाळिंब सोरस मिलाकर अर्धघन यानी मधु सदृश गाढ़ा करके कांच के पात्र में सुरक्षित रख ले। ये कुटज घन हो गया। ठीक है, कुटज घनवटी भी आती है, जैसे कईयों के क्या होता है बहुत ज्यादा दस्त लग जाते हैं, अतिसार टाइप कंडीशन, तो वहां पर कुटज घनवटी देते हैं उनको वैद्य लोग। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हो, कुटज घन भी एक इंपॉर्टेंट योग है। फिर बता रहा हूँ इसकी विधि। इसमें क्या किया, एक पल कुटज की छाल ली, उसको जो है उसमें 8 गुना जल मिला के क्वाथ कर लिया। क्वाथ करने के बाद जो है उस क्वाथ में समान मात्रा में दाड़िम सोरस मिलाया और फिर उसको पकाते गए। कब तक पकाते गए, जब तक वो मधु सदृश कंसिस्टेंसी उसकी नहीं हो गई। फिर उसको जो है कांच के पात्र में सुरक्षित रख लिया। ठीक है, इसको आधा तोला, आधा तोला मतलब कितना हो गया, 6 ग्राम। 6 ग्राम को क्या बोलते हैं, एक कोल मात्रा में इसको प्रयोग करना है, और किसके साथ, तक्र के साथ प्रयोग करना है। अनुपान इसका क्या है, दाड़िम सोरस भी है। ठीक है, और उपयोग इसका रक्त अतिसार में प्रयोग किया जाता है, जिसमें ब्लीडिंग अगर अतिसार के साथ साथ ब्लीडिंग भी हो। ठीक है, मतलब उसको जो है डिसेंट्री के साथ साथ ब्लीडिंग भी हो तो रक्त अतिसार में इसका प्रयोग किया जाता है कुटज घनवटी। नॉर्मल किसी के दस्त लग रहे हो और रुक नहीं रहे हो ना, तो भी क्या है, कई बार जो अपन है इसका कुटज घनवटी का प्रयोग करते हैं वैद्य लोग। फिर आते हैं फाणित के बारे में, थोड़ा सा और अपन डिटेल में देख लेते हैं। तो फाणित आप मेरे को बताओगे, आप चरक सूत्र 25 में पढ़ा होगा, क्या है फाणित, श्रेष्ठ है निकृष्ट है? अच्छा, किस में निकृष्ट है? और इक्षु विकारों में श्रेष्ठ कौन सा? ठीक है, वेरी गुड। इतना क्या सोचना है इसमें, हाँ सही बात है, शर्करा ही है, बिल्कुल। तो फाणित का क्या है, फाणित कल्पना रसक्रिया की होती है, अपन ये पढ़ चुके, लौकिक भाषा में इसको काकवी कहते हैं। इक्षु के रस को पकाने पर जब वह गाढ़ा और अधिक कुछ गाढ़ा अधिक पतला स्वरूप का बन जाता है तो उसे फाणित या राब कहते हैं। ठीक है, मतलब ये होता तो लिक्विड फॉर्म में ही है, पर थोड़ा गाढ़ा होता है नॉर्मल लिक्विड से। इक्षु रस तो एकदम पतला होता है पानी जैसा, और ये उसकी बजाय बहुत गाढ़ा होता है। ठीक है, डल्लन ने इसको शुद्र गुड़ कहा है, इसका एक पर्याय शुद्र गुड़ मान लो आप, ये है। अब इसको निर्माण विधि क्या है, इक्षु रस को स्वच्छ वस्त्र से छानकर मंदाग्नि पर पाक करने पर जब इक्षु रस मधु के समान गाढ़ा हो जाए, शहद तो सबने देखा, उसकी कंसिस्टेंसी सबको पता है, तो जब उतना गाढ़ा हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, फाणित कहते हैं। ठीक है, और इसको कांच के जार में सुरक्षित रखते हैं, यह इक्षु विकार है। ठीक है, अब इसके बारे में जो है अलग अलग कहानियां चलती हैं। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया, इसको त्रिदोष प्रकोपक बताया है, गुरु बताया है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है गुरु बताया है, अभिसंधि बताया है, मधुर तो होगा, इक्षुरस का विकार है, अवृश्य बताया है। ठीक है, ये सुश्रुत संहिता में है। जबकि भाव प्रकाश इसको वृश्य बताते हैं, कफ वर्धक बताते हैं, पित्त वात शामक बताते हैं और बस्ती शोधक बताते हैं। ठीक है, तो आप तो सुश्रुत वाला याद कर लेना, इजी रहेगा। मधुर है, अभिसंधि है, व्रंगण करता है, अवृश्य है और त्रिदोष कारक है। ठीक है, गुरु तो होगा ही। इसमें क्या है, फाणित को करछुल से ऊपर उठाया जाता है तो वो तार की तरह बंधकर नहीं उठता है। ठीक है, मतलब एकदम पतली सी फॉर्म होती है तो तार की तरह नहीं उठता, वो नॉर्मल फॉर्म में उठता है, जैसे राबड़ी उठती है ना, एकदम उस फॉर्म में। जब अधिक देर तक गाढ़ा करके करछुल से उठाते हैं तो तार के समान बंधकर उठता है, वह अवलेय कहलाता है। अगर तंतु मत होता है, तार बनते हैं उसमें, तो वो अवलेय कल्पना में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये अवलेय सिद्धि के लक्षण जब अपन पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक तंतुमत्वम भी आता है, तो वो अपन तब बात करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी फाणित कल्पना हो गई पूरी। अब अपन पढ़ेंगे अवलेय कल्पना। अवलेय
का क्या होगा, लिए आस्वादने कि एक सेकंड, लिए आस्वादने धातु से लेह बना है, जिसका अर्थ होता है भोजन पदार्थ जिसको चाट कर खाया जाए। ठीक है। औषध द्रव्य के क्वाथ, स्वरस आदि को और भी पकाने पर जब गाढ़ा होकर चाटने योग्य हो जाए तो उसको अवलेय कहते हैं। ठीक है। अवलेय बनाने की दो विधियां मेनली बताई गई है। और एक सेकंड रुकना, मेरा फोन हाँ, अवलेय कल्पना मेनली दो प्रकार से बनाई जाती है। एक जिसमें शर्करा जो है, गुड़ शर्करा मिश्री वगैरह ऐड किए जाते हैं, और एक बिना गुड़ शर्करा मिश्री ऐड किए बनाई जाती है। तो प्रथम विधि है जिसमें अपन को शर्करा या गुड़ या मिश्री जो है ऐड करने की जरूरत नहीं होती। तो उसकी विधि बनाने की क्या है कि स्वरस या क्वाथ आदि को अग्नि पर पुनः पकाकर गाढ़ा कर लिया जाता है, और बाद में इसमें चूर्ण आदि का प्रक्षेप मिलाया जाता है, और इस प्रकार से जो अवलेह तैयार किया जाता है वो प्रथम प्रकार की विधि हो गई। इसमें जो है शर्करा गुड़ आदि पदार्थ मिलाने आवश्यक नहीं होते हैं। इस विधि से निर्मित अवलेह शीघ्र ही विकृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है कि वो लिक्विड सेमी लिक्विड फॉर्म में तो होता ही है चाटने योग्य, तो इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ जो है बहुत जल्दी होती है। जैसे कि अपन आंवले का है ना, एक आंवले की पिष्टी बनाओ, मतलब चटनी टाइप बनाओ, और एक आंवले का मुरब्बा बनाओ, तो कौन सा ज्यादा टाइम तक सही रहता है? मुरब्बा रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें शर्करा यानी चाशनी जो है वो होती है, और चाशनी के कारण जो है वो जल्दी खराब नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पे बता रखी है। ठीक है। तो यहाँ पे यही बात बोल रखी है कि ये क्या है, ज्यादा टाइम तक सही नहीं रहता, जैसे कि कुटलावले है इस विधि से बनाया जाता है। दूसरी विधि क्या होती है जिसमें अपन शर्करा वगैरह मिलाते हैं, तो क्या करते हैं, सोरस क्वाथ आदि को में शर्करा गुड़ मिश्री आदि बनाकर मिलाकर जो है अग्नि पर पाक करते हैं, और इसकी दो तार की चाशनी बनाते हैं। ठीक है। अब ये चाशनी बन गई तो इसको नीचे चूल्हे से नीचे उतार देते हैं, फिर उसमें चूर्ण आदि का प्रक्षेप द्रव्य मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें दो चीजें ध्यान रखने की बात है। जब आप अवलेह कल्पना तैयार कर रहे हो और आपका अवलेह बन गया हो, उसमें प्रक्षेप द्रव्य मिलाना हो तो अवलेह को आंच से उतार के फिर प्रक्षेप द्रव्य मिलाने चाहिए। ऐसा नहीं आप प्रक्षेप द्रव्य मिला रहे हो नीचे से अग्नि दिए जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आपका अवलेह तैयार हो गया और आपको चूर्ण आदि का प्रक्षेप डालना है, तो उसको क्या है, आंच से भट्टी से उतार के आराम से फिर उसमें जो है चूर्ण आदि का प्रक्षेप द्रव्य मिला के अच्छे प्रकार से मिक्सिंग करनी है। तो इस प्रकार से अवलेह कल्पना तैयार करनी है। तो ये दो प्रकार की अवलेह कल्पना तो ये होगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि च्यवनप्राश हो गया, ब्रह्म रसायन हो गया, कूष्मांड अवलेह हो गया। इसमें क्या करते हैं, च्यवनप्राश बनाने की विधि बताऊंगा मैं। तो उसमें आंवले अपन जो प्रयुक्त करते हैं, उन आंवलों को भूनते हैं, उनकी पिष्टी बनाते हैं। ठीक है। आंवलों को पहले शून्य करते हैं, यानी जो है उबालते हैं, फिर उनके जो है फल मज्जा को अलग कर लेते हैं, फिर उस फल मज्जा को क्या है अच्छी प्रकार से पीसते हैं, और उस पिसे हुए फल मज्जा में अपन घृत या जो है तेल डालकर अच्छी प्रकार से भूनते हैं, फिर उनका जो है अवलेह बनाते हैं। तो ये विधि जो है थोड़ी डिफरेंट है नॉर्मल अवलेह विधियों से, इसलिए यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल बता रखे। च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, कूष्मांड अवलेह, इनकी निर्माण विधि थोड़ी भिन्न होती है। अब प्रक्षेप द्रव्य की मात्रा अपन देखते हैं। तो जिस चूर्ण का अवलेह बनाना हो उससे शर्करा 4 गुनी, गुड़ 2 गुना और द्रव्य 4 गुना डालना चाहिए। ठीक है। ये चीज आप याद रखना। ये अपन प्रक्षेप द्रव्य की पहले बात कर चुके हैं। अब आता है अवलेह की परिभाषा, या इसे अपन क्या बोल सकते हैं, अवलेह सिद्धि लक्षण। 2 नंबर का एक बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवलेह सिद्धि लक्षणों का वर्णन करो। तो ये श्लोक सबको याद होना चाहिए। सुपक्वे तंतु मत्वम स्यात्, अवलेहो अपसु मज्जति, खरत्वम पीड़िते, मुद्रा गंध वर्ण रसोद्भव। सुपक्वे मतलब जो अवलेह अच्छी प्रकार से तैयार हो गया हो, उसके क्या लक्षण होने चाहिए? पहला, तंतुमत्वम, उसमें तार बनने चाहिए। जैसे अपन बोलते हैं दो तार का, एक तार का, तो ऐसे दो तार बनने चाहिए। तो अवलेह को दरवी से उठाने पर तंतु या तार बंधकर उठता है, तो उसको तंतुमत्वम बोला है। फिर अपसु निमज्जनम,
अपसु मज्जति। अपसु किसके लिए पर्याय है? जल का पर्याय है। तो अपसु निमज्जति, जैसे आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना, आज ही करना आप ये एग्जांपल। जिसके पास च्यवनप्राश हो ना, तो थोड़ा सा एक चम्मच में च्यवनप्राश लेना, एक कांच के गिलास हो अगर आपके पास तो कांच के गिलास में पानी डालना, या फिर नॉर्मल गिलास हो स्टील का तो भी चलेगा, कटोरी हो, उसमें पानी भर लेना फुल। फिर वो थोड़ा सा अवलेय जो है उस कांच के गिलास में या उस पानी में बीचों बीच डाल देना, और वो डल के सीधे नीचे बैठेगा तल पे, वो फैलेगा भी नहीं। अगर वो फैल रहा है या एकदम घुल रहा है पानी में, तो वो अवलेय अच्छी प्रकार से तैयार नहीं है। और अगर वो नीचे जाके एकदम बैठ गया, तो वो मतलब एकदम अच्छी तरह से सुपक्व, अच्छी भली प्रकार से बनाया हुआ अवलेय है। तो अपसु निमज्जनम या अपसु मज्जति, जल में डालने पर डूबकर एक स्थान पर बैठ जाता है, फैलता नहीं है। ठीक है। फिर तीसरा क्या है? खरत्वम। खरत्वम मतलब अंगुलियों से दबाने पर कड़ापन का अनुभव होता है। तो उसको जब अपन अंगुली से दबा के देखते हैं, तो वो कैड़ा कैड़ा सा ऐसा लगता है, वो मृदु यानी बिल्कुल पतला टाइप का, इस टाइप का नहीं होता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे? पीड़ित मुद्रा। पीड़ित मुद्रा क्या है कि उसको जो अंगुली से दबाने पर अंगुली की आकृति उसमें बनने लग जाती है। तो कोई भी जैसे अवले हो, आपने च्यवनप्राश वगैरह उसको चेक करना हो, तो उसको अंगुली से दबा के देखते हैं, अंगुली की अगर शेप बन रही है उसमें, तो अपन क्या समझेंगे कि हाँ भाई अवले अब तैयार हो गया है। ठीक है। फिर क्या है लास्ट? गंध वर्ण रसोद्भवम, कि उसमें जो है अपन को जिस टाइप के अपन ने द्रव्य यूज किए, जैसे कि च्यवनप्राश बनाया तो आंवले की या फिर प्रक्षेप द्रव्य जो डाले उनकी अच्छी स्मेल आनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार के जो लक्षण अगर आते हैं, तो अपन मानना चाहिए कि हाँ अवलेय अब अपना तैयार हो गया है। ठीक है। फिर अवलेय में प्रक्षेप मिलाने का समय क्या होता है? तो पाक होने पर चूल्हे से नीचे उतारकर थोड़ा थोड़ा चूर्ण मिलाना चाहिए, और दरवी से चलाते रहना चाहिए। चलाते क्यों रहना चाहिए? ताकि वो जो प्रक्षेप द्रव्य है वो अच्छी प्रकार से जो है साइमल्टेनियसली सारे जो है औषध मतलब उसमें अवलेय में मिक्स हो जाए, इसके लिए। अवलेय में शहद मिलाना हो तो ठंडा होने पर मिलाना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आप पढ़ के आए हो, विरुद्ध आहार सबने पढ़ा है। तो शहद को गर्म द्रव्यों के साथ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्यों नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल। अगर आप उसको गर्म द्रव्यों के साथ लेते हो, तो वो एज ए टॉक्सिन काम करता है। ठीक है। पहला तो ये रीजन है। दूसरा ये रीजन है कि शहद के जो नेचुरल फंक्शंस है ना, वो उनको नहीं कर पाता है। जैसे कि कफ का शमन करना, ये सब जो है वो नहीं कर पाता। हालांकि अपन ने उष्ण जल प्रयोग किया या उष्ण द्रव्य प्रयोग किया है, कफ का शमन करना चाहिए, बट शहद का जो एक्टिव प्रिंसिपल है, जो काम करता है, वो उन पर जो है वो एक तरह से निष्फल टाइप हो जाता है, वो प्रॉपर रूप से काम नहीं कर पाता। ठीक है। तो इसलिए जो है अवलेय जब ठंडा हो जाए उसके बाद शहद मिलाना चाहिए लास्ट में। अवलेय की मात्रा एक पल या बताई गई है शारंगधर संहिता के अनुसार। ठीक है। मात्रा स्यात् पलोन्मिता, जबकि यादव जी त्रिकम जी तन मात्रा कर्ष संहिता एक कर्ष मात्रा बताते हैं। वर्तमान में व्यक्ति की पाचन शक्ति के अकॉर्डिंग 12 से 24 ग्राम इसकी मात्रा बताई गई है। ठीक है। और जहां प्राशन के रूप में अगर उपयोग करना हो, तो एक पल मात्रा तक उसको दे सकते हैं अवलेय को। अनुपान इसमें दुग्ध, इक्षु रस, यूष, पंचमूल कषाय, वासाक्वाथ, इन सबको जो है अनुपान के रूप में रोगानुसार दे सकते हैं। ठीक है। ये अपनी अवलेय कल्पना होगी। अब अपन च्यवनप्राश पढ़ेंगे। अब तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे बढ़े। एक ये आज नया बंदा ऐड हुआ है, जेबी पर्वत, ये कौन है? तुम क्लास पहली बार ज्वाइन कर रहे हो आज? हम्म। पुरानी क्लासेस ली तुमने? मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर में ली क्या? तुम है ना व्हाट्सएप में मेरे को अपना इंट्रोडक्शन भेजना, कहाँ से हो ना ये सब। ठीक है। हाँ। अब अपन बात करते हैं च्यवनप्राश की। वैसे तो ये क्वेश्चन केवल वाइवा में पूछने वाले क्वेश्चनों में से है। जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ मैं राजस्थान में क्या सीन है, कि जब किसी को बच्चे को कुछ आता जाता नहीं है ना, तो कहते हैं कोई भी एक श्लोक सुना दे। अब आपने 2 लाइन का कोई श्लोक सुना दिया तो उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वहीं आपने अगर च्यवनप्राश या फिर चंद्र प्रभावती जैसे बड़े बड़े श्लोक सुना दिए, तो आपको उतने ही नंबर मिलते हैं जितने टॉपर को मिलते हैं। यहाँ ऐसा सीन चलता है।
ठीक है, यहाँ क्या सब जगह ऐसा ही चलता है कि हाँ भाई बच्चे में दिमाग तो है, वो याद कर सकता है चीजें। तो च्यवनप्राश का श्लोक हो सके तो सब याद करना, नहीं भी हो तो निर्माण विधि नॉर्मल सबको याद करनी है। ठीक है, तो अब हम च्यवनप्राश पढ़ने जा रहे हैं, 16 लाइन का श्लोक है तो उस हिसाब से अपन देखेंगे। तो बिल्वो अग्निमंतः श्योनाकः काश्मर्य पाटलिर्बला पर्णेश्चतस्र पिप्पल्य श्वेदंष्ट्रा बृहति द्वयम्। ये जो दो लाइन है यहाँ पे दशमूल का वर्णन है। पहली लाइन बृहद मतलब बृहद पंचमूल है और दूसरी लाइन में लघु पंचमूल है। ठीक है, बिल्व, अग्निमंत, शोनाक, काश्मर्य किसका पर्याय है? गंभारी का। और पाटला, ये सब जो है पांचों बृहद पंचमूल में। फिर पर्णय चतस्र, पिप्पल्य, श्वेदंष्ट्रा बहती द्वयम, तो ये सारी इसमें द्रव्य आ गए। फिर श्रृंगी, तामल की, द्राक्षा, जीवंती पुष्करागुरु, अभ्याच्य अमृता रिद्धि जीवक ऋषभकौ षटी, मुस्तम पुनर्नवा मेधा, शैला चंदनम उत्पन्नम, विजारी वृष मूलानी काकोली काकनासिका। ये सारे जो द्रव्य हैं टोटल लगभग इसमें 36 द्रव्य हैं। ये सारे क्या है? क्वाथ द्रव्य हैं। इन सबको जो है एक एक पल मात्रा में लेना है, मतलब टोटल कितना हो गया? 36 पल। और इनका जो है क्वाथ बनाना है। कैसे बनाना है? एशाम पलोन्मितान भागान शतानी आमल कस्य च। ठीक है, पंच दद्यात ऐकद्यम जल द्रोणे विपाचेत। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने? ये 36 द्रव्य लिए हैं एक एक पल मात्रा में। फिर बागान शतानी आमल कस्य च पंच, यहां तक इसको पढ़ना है, यानी 500 आंवले लेने हैं। ठीक है, कैसे पढ़ा अपन ने? बागान शतानी आमल कस्य च पंच, यानी 500 आंवले यहाँ पे प्रयुक्त किए हैं। ठीक है, जल द्रोणे विपाचयेत। अब यहाँ पे क्वाथ द्रव्यों को अपन ने जल कितना लिया है क्वाथ द्रव्यों के लिए? एक द्रोण, यानी लगभग 13 लीटर पानी लेते हैं। उसमें ये जो 36 फल औषध द्रव्य डालते हैं और उसको उबालते हैं। और आंवले जो 500 आंवले हैं उनकी पोटली बना के इस क्वाथ में अपन लटका देते हैं, जैसे कि डोला यंत्र विधि में लटकाते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रखते, बस उस क्वाथ में डूबा रहता है वो आंवले। तो आंवले वहां स्विन होते रहते हैं, इधर अपना क्वाथ तैयार होता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? ज्ञातवा गत रसानी एतानी औषधान्य तम रसम। अब क्या है कि जैसे ही है ना ज्ञातवा गत रसा, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब वो क्वाथ तैयार हो जाता है, यानी क्वाथ द्रव्यों का सारा कस जो है उस पानी में चला जाता है, तो उस क्वाथ को छान के अलग कर लेते हैं। और तच्चामल का मुद्रित्र निष्कुलम तैल सर्पिशो, फिर वो जो 500 आंवले जो स्विन हुए उनको बीज निकाल लेते हैं, फल मज्जा को अलग कर लेते हैं। उस फल मज्जा को अच्छी प्रकार से पीस लेते हैं। पीस के उसके जो रेशे हैं वो निकाल देते हैं। ठीक है, तच्चामलकम उद्धृत्य निष्कुलम तेल सर्पिशो पल द्वादश के भ्रष्टवा। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 6 पल, तो ये तेल और सर्पी दोनों लेने हैं, 6-6 पल, टोटल कितने लेने हैं? 12 पल। ठीक है, 12 पल घृत और तेल लेकर उसको जो उसमें जो है जो अपन ने 500 आंवले लिए उनकी पिष्टी जो बनाई, उस पिष्टी को अच्छे प्रकार से भर्जन करना है, भूनना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दत्वा चार्द तुलाम भिषक मत्स्य अंडी काया पूताया लेहवत साधु साधियत। इधर क्या होता है? शर्करा सीता लेनी है। मत्स्य अंडी का मतलब यहाँ पे शर्करा का बोला गया है। शर्करा लेकर उसकी चाशनी तैयार करनी है। ठीक है, फिर इस चाशनी में क्वाथ द्रव्य और अपने जो भुने हुए जो आंवले की पिष्टी है वो सब मिलाकर और अपन को पाक करना है। ठीक है, पाक करने के बाद जब उसमें अवलेह सिद्धि के लक्षण दिखने लग जाएं तो फिर उसमें क्या करने हैं? प्रक्षेप द्रव्य मिलाने हैं। क्या मिलाने? चतुष्पलम तुगाक्षीर्या पिप्पली द्विपलम तथा पलमेकम निदध्याच त्वगैला पत्र केशरात। ये सारे जो है प्रक्षेप द्रव्य उसमें मिलाने हैं। कैसे मिलाने हैं? इन सबके अलग अलग चूर्ण बनाने हैं, फिर उनको धीरे धीरे करके अवलेह को हिलाते हुए जो है अच्छी प्रकार से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद जब वो अवलेह पूरी तरह ठंडा हो जाए तो उसमें षटपलम मधुनश्चात्र, जो 6 पल है, शहद मिलाना है अच्छे प्रकार से, फिर उसको वापस मिक्स कर देना है। इस प्रकार से अपना च्यवनप्राश अवलेह तैयार हो जाता है। समझ में आ गया आपको विधि? नहीं समझ में आई हो तो मैं वापस समझा दूंगा, पर आपको चीज समझ में आनी चाहिए। किसी को कोई डाउट हो तो मैं बता सकता हूँ वापस। बताओ, विधि वापस समझानी है?
देखो क्या किया आज की डेट में अपन क्या करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, पहले मैं चरक द्वारा बताया हुआ बताता हूँ। तो चरक ने क्या किया, 500 तो लिए आंवले। मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ। 500 आंवले ले लिए, ठीक है। इधर उसने 36 फल, ये 36 औषधियां ले ली क्वाथ द्रव्य की, ठीक है। अब उसने क्या किया, एक द्रोण यानी 13 लीटर पानी लिया एक बड़े से भगोने में, उसमें ये 36 फल औषध द्रव्य डाल दिया और अग्नि नीचे से चालू कर दी, मीडियम मीडियम आंच पे, ठीक है, क्वाथ बनाना। इधर उसने 500 आंवले लिए चरक ने, और क्या किया, उसकी कपड़े से पोटली बना ली उनकी। इस पोटली को अच्छी प्रकार से लकड़ी की सहायता से डोला यंत्र विधि की तरह उस क्वाथ द्रव्य में लटका दिया। किस प्रकार से लटकाया, कि जैसे ये भगोना है बड़ा सारा, इसके अंदर अपना क्वाथ तैयार हो रहा है। यहाँ पे ये आंवले की पोटली है बड़ी सारी, जिसमें 500 आंवले हैं, ठीक है, 500 लिख रखा है, मतलब 500 आंवले हैं। ये इस तरह से लटका दिए। अब आंवले तो स्विन हो रहे हैं, मतलब आंवले क्या हो रहे हैं, अच्छी प्रकार से पक रहे हैं पानी में। इधर काढ़ा तैयार हो रहा है। जैसे ही वो काढ़ा तैयार हो जाता है, तो क्या करते हैं, इस पोटली को तो हटा देते हैं, ठीक है, और वो काढ़े को छान लेते हैं अच्छी प्रकार से। छान लिया अपन ने। अब ये पोटली में से आंवले निकाले, आंवलों के बीज अलग कर दिए, और जो फल मज्जा थी उसको अलग कर दिया। अब उस फल मज्जा को क्या किया आचार्य चरक ने, जो अपने जैसे दाल वाल पिसवाते ना, वैसे पिसवाने वाले किसी को दे दिया कि भाई इसकी चटनी बना के दे दे, पीस के दे दे मेरे को। उसने पीस के दे दिया। अब पीसी हुई चटनी में कोई तुस वगैरह हो तो उस तुस वगैरह को निकाल के, और आचार्य ने क्या किया, 12 पल मधु सर्पी लिया। और मधु सर्पी नहीं, तेल सर्पी। तेल कौन सा, तिल तेल, सर्पी में गोघृत, ठीक है। लिए 6 6 पल दोनों को, और उसमें अपन ने ये 500 आंवलों की जो पिष्टी थी वो डाल दी, और अच्छी प्रकार से भून ली। कब तक भूनी, जब तक कि वो थोड़ी ब्राउनिश टाइप का नहीं हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, ठीक है। फिर यहाँ पे भून लिया इधर आंवलों को, इधर अपना काढ़ा तैयार है, ठीक है। फिर अपन तीसरी चीज क्या करते हैं, एक भगोनी में पानी डालकर और चीनी की चाशनी तैयार कर लेते हैं, ठीक है। या फिर उस क्वाथ में ही जो है चीनी डाल देते हैं, मत्स्य अंडिका या पूताया। तो मतलब यहाँ पे क्या है, अपने जो शर्करा है उस क्वाथ द्रव्य में डाल दी, और 2 तार के होने तक चाशनी बना दी उसकी। अब ये चाशनी वाला क्वाथ तैयार हो गया अपना। इधर आंवले की पिष्टी, भुनी हुई पिष्टी तैयार है। इन दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया और हिलाते रहे। कब तक पकाते रहे, जब तक कि वो अवलेय सदृश्य नहीं हो गया, यानी अवलेय के जो सिद्धि के लक्षण पढ़े थे ना अपन ने, तंतुमत्वम, अपसु निमज्जनम, ये सारे लक्षण जो है इसमें दिखाई नहीं देने लग जाते, तब तक उसको अग्नि पे चलाते रहते हैं। जैसे ही ये सारे लक्षण दिखने लग जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं अपन, अग्नि को बंद कर देते हैं, यानी भट्टी को बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो प्रक्षेप द्रव्य हैं यहाँ पे, चतुष्फलम तुगाक्षीर्या से लेके और चतुर्जात तक के, इन सारे जो है प्रक्षेप द्रव्य उनके अलग अलग चूर्ण बना लिए। इन चूर्णों को अपन धीरे धीरे करके उस अवलेय में मिक्स करते जाते हैं और अच्छी प्रकार से हिलाते जाते हैं। तो ये अपना जो है अवलेय तैयार हो गया। अब इसमें क्या कंटेंट बचा रह गया, शहद। अब चूंकि अवलेय गर्म है, तो उसमें शहद अपन तुरंत तो मिला नहीं सकते, तो उसको ठंडा होने देते हैं। जैसे ही वो ठंडा हो जाता है, फिर लास्ट में धीरे धीरे करके राउंडेड फॉर्म में अपन मधु जो है, जैसे राउंडेड फॉर्म में मतलब ये अपने भगोनी का ऊपर वाला पार्ट है, इसमें अवलेय पड़ा है, तो राउंडेड फॉर्म में ऐसे ऐसे करके अपन जो है शहद अच्छी प्रकार से डाल देते हैं। फिर इधर से कड़छुल चलाते रहते हैं, और उसको अच्छी प्रकार से शहद को ऊपर से नीचे तक अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इस प्रकार से जो है अपन का च्यवनप्राश अवलेय तैयार हो गया, यानी च्यवनप्राश अपना तैयार हो गया। समझ में आ गया, या अभी भी कोई डाउट है? ये तो हो गई शास्त्रोक्त विधि। अब अपन प्रेजेंट में क्या करते हैं, प्रेजेंट में जो अपन ने देखा था कि अपन जो क्वाथ द्रव्य बना रहे थे कढ़ाई में, उसी में पोटली की तरह आंवले लटकाए थे। आज की डेट में ऐसा अपन नहीं करते हैं। आज की डेट में आंवलों को अपन अलग से पानी लेके और उबालते हैं। जब आंवले अच्छे से उबल जाते हैं, तो वही अपन उसमें से बीज अलग निकाल देते हैं, और जो फल मज्जा होती है उसको पीसने के लिए भेज देते हैं। फिर आचार्य ने यहाँ पे, चरक ने क्या बोला था, तेल सर्पिशाम, यानी 6 पल तेल और 6 पल घृत लेके और दोनों को मिक्स करके, यानी जो अपने मिश्र किसने टाइप है उसमें अपन ने पाक किया था, उसमें अपन ने पकाया था आंवलों को। आज की डेट में या तो अपन केवल घी काम में लेते हैं, ठीक है, घी और तेल दोनों मिक्स करके काम में नहीं लेते। तो ये भी एक अंतर है आज की डेट में, ठीक है। और फिर आज की डेट में सबसे बड़ा अंतर जो उस वक्त था,
यहाँ पर रिद्धि, जीवक, ऋषभक, जीवंती, ये जो अष्टवर्ग के द्रव्य हैं इनका प्रयोग किया गया है, जबकि आज की डेट में इनके प्रतिनिधि द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है, जो कि आप डीजी में पढ़ोगे, प्रतिनिधि द्रव्य। तो इस तरह से आपके जो है डिफरेंसेस हैं कुछ, वो आप याद कर लेना। च्यवनप्राश सबको समझ में आ गया। अब च्यवनप्राश का उपयोग जो है आप सबको बहुत आसानी से पता है, कहाँ करते हैं अपन ज्यादातर, अपन इसको प्रयोग करते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, जो श्वास कास के पेशेंट हैं उनमें अपन इसको प्रयोग करते हैं, एज ए इम्यूनिटी बूस्टर इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये प्रयोग है। मात्रा इसकी वैसे तो 12 से 24 ग्राम लिख रखी है, लेकिन चरक ने इसकी मात्रा बताई है कि जितना भोजन में जो है बाधा उत्पन्न नहीं करे उतनी मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि इसको च्यवनप्राश इतना खा लो कि आपका पेट भरा भरा सा हो जाए और आपको खाने की भूख ना लगे। ठीक है, तो इतना जो है अपन को इसका प्रयोग करना है। अनुपान इसको दूध के साथ लेते हैं च्यवनप्राश को, ये तो आप सबको पता है। ज्यादातर अपन रात को सोते टाइम लेते हैं और उसके दूध के साथ लेते हैं। मुख्य उपयोग कास, श्वास, स्वर भेद, क्षत क्षीण, हृदय रोग, क्षय, रसायन आदि इसके मुख्य प्रयोग हैं। तो ये अपना च्यवनप्राश हो गया। ठीक है, किसी को डाउट कोई? आज पढ़ना है इसको, समझना है इसको, फिर भी डाउट रहे तो कल मैं पहला क्लास में स्टार्ट में आपको ये समझा दूंगा। हाँ बोलो। हाँ, दोनों साथ में तो लिए हैं। अच्छा, यमक किसने आपने सुना है ना, तो यमक किसने यहाँ पे प्रयोग किया? घी और तेल दोनों मिक्स करके और उसमें भूना है। तेल में कोई तेल इन्होंने निर्दिष्ट नहीं किया, तो अपन कौन सा तेल लेंगे? और घी जो निर्दिष्ट नहीं किया तो कौन सा घी लेंगे? बस वही यहाँ पे प्रयोग किया है। बाकी आप एक बार विधि पढ़ना, नहीं समझ आता तो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगला आता है हरिद्राखंड। हरिद्राखंड भी बहुत कॉमन मेडिसिन है, आप लोगों ने ली होगी जिंदगी में शायद एक बार, मैंने नहीं ली पर मैंने लेते देखे। ठीक है, तो हरिद्राखंड आपने सुना हो, तो ज्यादातर स्किन डिसऑर्डर जिनके होते हैं ना, एलर्जी हो रही हो जिसके, कोई स्किन डिसऑर्डर हो रखा हो, तो उनमें जो है हरिद्राखंड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसके जो कंटेंट है वो बहुत सिंपल है, आपको मैं है ना ग्रुप में इसकी जो है कंटेंट की ट्रिक वगैरह जो मैंने बना रखी है वो आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी ट्रिक वैसे है, तीन तीन चतुर मस्त विचित्र लोह लाए। तीन तीन चतुर मस्त विचित्र लोह लाए। ट्रिक पे मत जाना, कैसे बना के मैंने आपको दी है ये ट्रिक, है ना। तो तीन से और तीन मतलब त्रिफला और त्रिकटु, ये दोनों हो गए। चतुर से चतुर्जात हो गया। ठीक है, तो त्रिफला, त्रिकटु, चतुर्जात। मस्त से आपका मुस्ता या मुस्तक हो गया। विचित्र में वी से आपको क्या याद रखना है? विडंग। ठीक है, और त्रय से आपको त्रिव्रत याद रखना है, तो विडंग त्रिव्रत। लहू से लोह भस्म, है से आपको मेन कंटेंट जो इसका है हरिद्रा, वो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसके कुछ कंटेंट हो गए। इसके अलावा इसमें गोग्रत, गोदुग्ध और शर्करा भी मिक्स की जाती है, वो अलग आपको याद करने पड़ेंगे। तो तीन तीन चतुर मस्त विचित्र लोह लाए। त्रिफला, त्रिकटु, चतुर्जात, मुस्तक, विडंग। ठीक है, इसके अलावा त्रिव्रत और लोह और हरिद्रा, ये इसके जो है मुख्य कंटेंट है। इसके अलावा गोग्रत, गोदुग्ध इसमें काम में लिया है, और शर्करा जो है इसमें मिक्स किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हरिद्राखंड के कंटेंट्स हो गए। निर्माण विधि क्या है इसकी, कि सबसे पहले गीली हल्दी लिए। गीली हल्दी आपको पता है कैसी दिखती है, अदरक जैसी दिखने वाली होती है, कंद टाइप की होती है वो भी। तो गीली हल्दी ली, आर्द्र हल्दी, उसको भली भांति साफ करके छिलका निकालकर सिलबट्टे पर पीसकर उसका महीन कल्क बना दिया। ठीक है, तत्पश्चात जो है स्टील के भगोने में घी डालकर मध्यम अग्नि पर पकाएं। कि घी डाल दिया और उसमें जो है भूनते हैं हल्दी को, फिर उसमें जो है गोदुग्ध डालकर उसको पकाएं। फिर जब घी छोड़ने लगे तो उसको उतार कर पात्र में रख दें, और भगोनी में को साफ करके शर्करा व जल की चाशनी तैयार कर लें। ठीक है, चाशनी जब दो तार की हो जाए अच्छे प्रकार से, तो उसमें वो भर्जित हरिद्रा डालकर
अच्छे प्रकार से मिक्स कर लें। ठीक है, फिर बाद में जो भी आपको प्रक्षेप द्रव्य डालने हैं, मिश्रिता हो गई, गुड़ वगैरह कुछ हो गया, तो वो प्रक्षेप द्रव्य के सूक्ष्म चूर्ण डालकर और अच्छे प्रकार से छलनी से छान ले। इस तरह से जो है हैदराखंड तैयार हो जाता है। वापस विधि बता रहा हूँ। पहले स्टेप में अपन ने क्या लिया, हल्दी ली आर्द्र, उसको जो है छिलके हटा के साफ सुथरा करके और उसके कल्क बना लिया। तो हल्दी का कल्क बनाया पहले अपन ने। दूसरे स्टेप में उसको घी में भूना। तीसरे स्टेप में अपन ने उसमें गोदुग्ध डाल के और पकाया। ठीक है, जब पाक हो रहा था और हल्दी ने घी छोड़ दिया, उसके बाद जो है उसको अपन ने कढ़ाई से उतार लिया। दूसरी भगोनी ली, उसमें चाशनी तैयार की 2 तार की। उस चाशनी को उस हल्दी के कल्क में अच्छे प्रकार से मिक्स कर लिया और फिर वो प्रक्षेप द्रव्य मिलाकर अपन ने हरिद्राखंड तैयार कर लिया। मात्रा इसकी 6 ग्राम हो गई। प्रयोग इसके किस में हो गए, मेनली स्किन डिसऑर्डर जैसे कंडू हो गया, विस्फोट हो गया, दद्रु हो गया, शीत पित्त। शीत पित्त एक रोग है जिसमें क्या है, वो एलर्जिक जो है छोटी छोटी फुंसियां टाइप हो जाती है, तो शीत पित्त। उदर्द, कोट, स्किन डिसऑर्डर है ये भी। अधिक छींके आना, ये एलर्जी का टाइम होता है ना, जैसे कि मौसम चेंज होता है तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा छींके वगैरह आती हैं, तो उनमें एलर्जिक डिसऑर्डर्स में इसका मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे के जो है नारिकेल खंड और सौभाग्य शुंठी, ये अपन कल करेंगे। मेनली अपनी जो है रस क्रिया या अवलेय कल्पना आज कंप्लीट हो गई है। किसी को कोई डाउट हो अभी पूछ सकता है, फिर क्लास एंड करते हैं। विस्फोट, विस्फोट अपने मान लो कि जो जैसे सर्दियों में पैर फटते हैं ना, उसी को विस्फोट बोलते हैं। विस्फोट मतलब फटना। किसका, एड़ियां फटती हैं अपने, जैसे हाथों की जो है उसमें दरार वगैरह दिखाई देने लग जाती है, सर्दियों के टाइम में नहीं होता ऐसा, एड़ियां फटती हैं वो, तो विस्फोटक वो रोग हो गया। ठीक है, बाकी ये जो है कुष्ठ के ही भेद है, दद्रु हो गया, विस्फोट हो गया, ये कुष्ठ के भेद हो गए। उदर्द और शीत पित्त ये फुंसियां टाइप की हो गई, जैसे कि अपने अलाइयां वगैरह नहीं होती वैसी कोई फुंसियां। ठीक है, जिनमें खुजली चलती है, पेन होता है, इस टाइप की। कोट भी एक तरह का स्किन डिसऑर्डर हो गया। हाँ। हम्म। 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 जरूरी थोड़ा ना सर है तो ग्राही ही होगा। वमन द्रव्य क्या होते हैं, जो मतलब प्रभाव से काम करते हैं। वमन विरेचन जो द्रव्य होते हैं ना, उनके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता, वो अपने प्रभाव से काम करने वाले होते हैं। इसके अलावा उनमें महाभूत की प्रधानता भी देखी जाती है। ठीक है, और ये वमन करवाता नहीं है, वमन में सहायक माना जा सकता है। प्रैक्टिकली तो मैंने कभी गुलाब का रख को वमन कराने में प्रयोग करते देखा नहीं है। देखो सही बात बताऊं तो प्रैक्टिकली अपन जो देते हैं ना, वो देते हैं यष्टि मधु फांट, या वमन जो है मदन फल आदि जो द्रव्य हैं वो देते हैं। उसके अलावा तो मैंने देखा नहीं। बाकी और वमन कराना हो इजीली तो नमक का पानी, ये चीजें देते देखा है मैंने तो नॉर्मली वमन कराने के लिए। गुलाब अर्क लिख रखा है बुक में, मेरे को नहीं पता इसका प्रैक्टिकल बेसिस पे कैसे प्रयोग किया है। फिर भी आप लोग पूछ रहे हो तो मैं एक बार पता करूंगा। ठीक है, प्रैक्टिकल बेसिस पे अपन ये चीज प्रयोग नहीं करते। अब आचार्यों ने क्या सोच के लिखा है वो मेरे को नहीं पता फिलहाल, बाकी पता करने की कोशिश कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अब तक जितना पढ़ाया पढ़ना, थोड़ा धीरे चल रहा हूँ मानता हूँ मैं। कल देखूंगा मैं, अगर क्लास लेना हुआ तो मैं कल क्लास का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, कल अगर कहीं बाहर वगैरह नहीं गया तो मैं क्लास लूंगा इसकी, और कल शाम को या सुबह देखेंगे जब लेना होगा क्लास, सोचेंगे इसका, है ना। एक सेकंड, मंथ कल्पना निकालता हूँ। हाँ, मंत्र कल्पना मैंने आपको पढ़ाई थी ना, फांट का भेद क्यों बना है ये भी बताया था मैंने। रस शास्त्र वैषज्य जो है वो सब मात्रा बेसिस पे होती हैं। अब मंत्र कल्पना जब आपने पढ़ी तो वहां पे श्लोक बताओ, परिभाषा बताओ क्या है मंत्र कल्पना की, बताओ।
शीतल जल कितना? शीतल जल कितना? वही तो बात है, मात्रा पर डिपेंड है। यहाँ पे क्या बताया है, जले चतुष्पले शीते, कितना पानी लिया है इसमें? 4 पल, ठीक है। शून्यम द्रव्य पलम क्षिपेत, द्रव्य कितना लिया है? 1 पल। तो द्रव्य और जल का रेशियो क्या हुआ? 1:2। बोलो। तो 1:4 किस कल्पना का रेशियो है? फटाफट। तो फिर मंतो अपि फांट भेद स्यात्, इसलिए शारंगधर ने इसको फांट का भेद माना है। इजी है ये चीज, सब मात्रा का खेल है, नहीं तो हिम कल्पना में काउंट होता है। समझ गई अब फांट में क्यों है? ओके। और कोई डाउट? एंड करें क्लास? चलो एंड करते हैं, कल मिलते हैं।